हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो क्लास 8th का चैप्टर 1 है। तो पहेली एंड भूजो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग समर वैकेशन। जो पहेली और भूजो हैं वो अपने अंकल के घर जाते हैं समर वेकेशन के दौरान, गर्मियों की छुट्टी में। देयर अंकल इज फार्मर, और जो उनके अंकल हैं वो एक फार्मर हैं। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी, शक्ल, शोवल, प्लव एक्सेप्ट इन फील्ड्स। और उनको फील्ड में ऐसे खेती के टूल्स दिखते हैं जैसे कि खुरपी, सिक्कल, शावल, प्लव और ज़्यादा। जब भूजो बोलता है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल, और फिर भूजो कहता है मुझे सीखना है कि इन टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। यू हैव लर्नड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हमें पता है कि सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्फ, और प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या तुम याद कर सकते हो कि प्लांट्स कैसे सिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। और जो एनिमल्स के साथ ह्यूमंस भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो फिर जानवरों को कहाँ से मिलता है खाना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू हैव टू ईट फूड। और हमें खाना क्यों चाहिए। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion। और आपको पहले से ही पता है कि फूड को यूटिलाइज करके हमें एनर्जी मिलती है और हम सारे के सारे लाइफ एक्टिविटीज़ करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, और भी होते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल बोथ। और हमें हमारा खाना प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है। भूजो फिर से बोलता है Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? हम सारों को ज़रूरत है खाने की, तो हम पूरे कंट्री में इतने ज़्यादा को खाना कैसे मिलता है। भूजो ऐसा बोलता है। तो फिर पहेली बोलती है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल। तो फिर अगर ज़्यादा वो खाएंगे तो वो भी लार्ज स्केल में उगाना होएगा। In order to provide food on a large population, regular production, proper management, distribution is necessary. In order to provide food for a large scale population, और ये ज़रूरी है कि जो फूड लार्ज स्केल पे उगाया जाए और रेगुलर प्रोडक्शन हो, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, सही से उगाए, और डिस्ट्रीब्यूशन भी वो ज़रूरी है। अब है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BCE, मतलब 10,000 बिफोर क्रिस्ट पीपल वर नोमैडिक। मतलब जो आदमी हैं वो घुमंतू होते थे। दे वर वैंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। और वो जगह से जगह फूड और शेल्टर की तलाश में फिरते थे। दे
ate raw fruits and vegetable and started hunting animal for food। और फिर उन्होंने कच्चे फल सब्जियां खाना शुरू करा और फिर जानवरों का शिकार भी करना शुरू कर दिया। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस व्हीट एंड अदर क्रॉप्स। और फिर उन्होंने खुद कल्टिवेट लैंड को जोता और प्रोड्यूस करा राइस व्हीट और अदर फूड क्रॉप्स। दस वाज बोर्न एग्रीकल्चर। और ऐसे एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड are cultivated at one place on a large scale is called crop। मतलब जब एक प्लांट सेम काइंड के एक फील्ड में उगते हैं, वो भी लार्ज स्केल पर, उसे हम क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन फील्ड दैट ऑफ व्हीट। मतलब व्हीट अगर क्रॉप ऐसे मानी जाएगी जब वो फील्ड में उगे लार्ज स्केल पर। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। और क्रॉप्स आपको पता ही होगा कि क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। These can be classified on the basis of season in which they grow। और क्रॉप्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। In which they grow। India is a vast country। The climatic condition like temperature, humidity, rainfall vary from region is rich। तो फिर गाइस, इंडिया एक फैली हुई कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम रीजन टू अनदर। और जो इसमें कंडीशन होती है वो है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम रीजन टू अनदर। और इसमें क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of country। Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified। These are। तो फिर उनके दो पार्ट्स होते हैं, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। उनके बारे में देखते हैं। The crop which are sown in rainy season are called खरीफ क्रॉप्स। मतलब जो क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाई जाएं उसको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और इंडिया में रेनी सीजन जून टू सितंबर होता है। और रबी क्रॉप्स द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। मतलब ऐसी क्रॉप्स जो विंटर सीजन में उगाई जाएं, अक्टूबर टू मार्च are called Rabi crops। Example of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed। Beside these, pulses and vegetable are grown during summer at many places। और ये कहीं में समर में उगाई जाती हैं बहुत सारे प्लेसेस पर। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। भूजो पूछता है वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। तो फिर पहेली बोलती है पैडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज ग्रोन इन रेनी सीजन। मतलब कि अगर पैडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, मतलब उनको विंटर सीजन में फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाती और अनफेवरेबल कंडीशन में वो उग नहीं पाती, तो फिर उसको रेनी सीजन में
उगाते हैं ताकि उसको पानी मिले ज़्यादा। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmer over a long period. Cultivation of crops ऐसी एक्टिविटी अंडरटेकन करती है फार्मर को पीरियड ऑफ टाइम से। You may find that these activities are similar to those carried out gardener or even by you ornamental plants in your house. और ये आपको भी याद रखनी चाहिए या गार्डनर को, तब आप ऑर्नामेंटल प्लांट करते हो अपने हाउस में। दिस एक्टिविटी और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। और इनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। You have preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को देखते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप। जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो फर्स्ट स्टेप है ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स से पहले, जो पहला स्टेप है। One of the most important tasks in agriculture to turn soil and lose it। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है सॉइल को लूज करना और टर्न करना। This allow the roots to penetrate deep into soil and the loose soil allow the roots to breathe easily even when they go deep into soil। और ये प्लांट्स को हेल्प करती है, जब वो पोरस हो जाती है तो उसमें हवा अंदर जा सकती है और फिर रूट्स को उनको ब्रीथ करने को मिल जाता है। वाई डज लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ रूट्स टू ब्रीथ इजीली। वो पोरस हो जाते हैं और उनमें से ऑक्सीजन आराम से चली जाती, कार्बन डाइऑक्साइड आराम से चली जाती है। The loosened soil help in the growth of earthworms and microbes present in the soil। और वो loosened soil help करती है ग्रोथ में earthworms और microbes की ग्रोथ की। These organisms are friend of farmers since they further turn loosened soil and add humus to it। और ये हेल्प करते हैं, फार्मर के फ्रेंड होते हैं, उसमें सॉइल में ह्यूमस डाल देते हैं या ह्यूमस कुछ ऐसा ही। बट वाई द सॉइल नीड टू टर्न एंड लूजन। लेकिन क्यों सॉइल को टर्न करना चाहिए और लूजन करना चाहिए, अब हम देखेंगे। You have learnt in previous classes that soil contain mineral, water, air and some living organism। और आपको पता है प्रीवियस क्लास में ये सॉइल के कंटेन मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल आर डिकम्पोज्ड बाय और सॉइल ऑर्गेनिज्म। और जो डेड प्लांट और एनिमल होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म से। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स द डेड ऑर्गेनिज्म इज रिलीज्ड बैक इनटू सॉइल। और फिर जो डेड ऑर्गेनिज्म के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस से सॉइल में आ जाते हैं। These nutrients are again absorbed by plants। और इन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा फिर प्लांट्स सक कर ले लेते हैं। Since only a few centimeters of the layer of soil supports plant growth, turning, loosening of bring the nutrient। Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning and loosening of soil bring the nutrient rich soil to the top so that plant can use nutrient। और जो टॉप लेयर के बस कुछ सेंटीमीटर ही प्लांट्स की ग्रोथ को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और फिर टर्निंग और लूजनिंग में जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो टॉप पर आ जाती है और वो उससे न्यूट्रिएंट्स वो ले लेते हैं।
तो फिर आगे देखते हैं। तो फिर उसकी टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। और टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। और वो जो प्रोसेस लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल उसको कहते हैं हम टिलिंग या प्लफिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लफ। और ये प्लफ से होता है। आर मेड ऑफ वुड और आयरन। और ये वुड के भी हो सकते हैं, आयरन के भी हो सकते हैं, या कुछ पार्ट वुड का हो या आयरन का हो। वेरी इफ सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग। अगर जो मिट्टी है वो बिल्कुल सूखी है तो उसको थोड़ा पानी डालकर फिर प्लफिंग करते हैं। द प्लफ्ड फील्ड may have been chunks of soil called crumbs। और प्लफ्ड फील्ड मतलब प्लफिंग करने के बाद जो फील्ड में क्लम्प्स आ जाते हैं और वो क्रम्प्स कहलाते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्प्स। और ये ज़रूरी है कि ये क्रम्प्स आए या बनाए, इनको ब्रेक करना है इन क्रम्प्स को, ये बहुत ज़रूरी है। लेवलिंग द फील्ड्स बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल फॉर इरिगेशन। और लेवलिंग ऑफ फील्ड मतलब सोइंग और टिलिंग और प्लफिंग बेनिफिशियल है सोइंग एज वेल फॉर इरिगेशन, मतलब बीज बोने के लिए भी और इरिगेशन के लिए भी। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद हेल्प ऑफ लेवलर। और ये लेवलर के द्वारा होती है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग इट हेल्प। और टिलिंग के पहले वो मैन्योर डालते हैं। Added to the soil before tilling. This help in proper mixing of manure with soil is moistened before sowing। और पहले मैन्योर डाल के फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में अच्छे से मिक्स हो जाती है मैन्योर या फर्टिलाइज़र। Agricultural implements. Before sowing the seed, it is necessary to break clumps to get better yield। और ये ज़रूरी है कि उसको क्लम्प्स को ब्रेक करा जाए, वो नेसेसरी है बेटर यील्ड के लिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और ये टूल्स के द्वारा होती है। द मेन टूल इज यूज्ड फॉर पर्पस आर प्लफ, हो एंड कल्टीवेटर। और जो मेन टूल है वो है प्लफ, हो और कल्टीवेटर। अब प्लफ देख लेते हैं। प्लफ दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एशियंट टाइम्स, टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप, रिमूविंग ऑफ वीड्स एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। और ये बहुत एंशियंट टाइम से यूज़ करा जा रहा है। टू एडिंग फर्टिलाइजर, क्रॉप, रिमूविंग ऑफ वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। टिलिंग ऑफ सॉइल के लिए एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। दिस इज मेड ऑफ वुड। इट इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल। और ये वुड से बनता है ज़्यादातर, और इसको पेयर ऑफ एनिमल या बुल्स करते हैं। वैसे एनिमल के लिए हॉर्सेस और कैमल। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन ट्रिप कॉल्ड प्लफ शेयर। और उसके पास यहाँ आयरन की ट्रिप होती है। सो गाइस, इसमें एक आयरन की ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लफ शेयर, उसको प्लफ शेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लफ इज लॉन्ग वुड
विच इज कॉल्ड प्लफ शाफ्ट। इसका जो मेन पार्ट है वो एक वुड लॉन्ग लॉग ऑफ वुड होती है, विच उसको हम प्लफ शाफ्ट कहते हैं। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ शाफ्ट, और वहाँ पे एक हैंडल होता है शाफ्ट के एंड पे। द अदर एंड इज अटैच्ड टू बीम ऑफ विच इज प्लेस्ड ऑन बुल्स नेक, और वो हैंडल है वो अटैच होता है बीम पे जो बुल की नेक पे रखी होती है, एनिमल की नेक पे रखी होती है। वन पेयर ऑफ बुल एंड मैन इजिली ऑपरेट प्लफ, और दो बुल्स या वन पेयर ऑफ एनिमल और वन मैन कैन इजिली ऑपरेट प्लफ। Indigenous wooden pluff is increasingly been replaced by iron pluff today, और अब वुड के प्लफ को छोड़कर आयरन के प्लफ की वो करते हैं। अब देखते हैं हम हो इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये भी प्लफ का ही काम करता है, बस इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। It has long rod. It is long rod of wood or iron. A strong board and bent plate of iron is fixed to one and its end. और a strong board and bent plate, और जो strong board और bent plate आयरन की फिक्स होती है एक एंड पर। एंड सो गाइस ये देखो, ये प्लफ होता है। देखो ये इसका हैंडल यहाँ पे इस बीम पे लगता है जो बुल्स की नेक पर है। और देखो ये है वो ट्रायंगुलर आयरन प्लेट या पार्ट। अब होक की तरफ देखते हैं। वर्क लाइक अ ब्लेड, और वो ब्लेड की तरह रिएक्ट करता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल, और ये भी एनिमल के द्वारा ही पुल होती है। देखो यहाँ पे एनिमल की नेक आ जाती है, ये हैंडल है या ग्रिप होगी, ये ग्रिप है, ये बेंट प्लेट है। तो फिर आगे देखते हैं। अब लास्ट है इसका कल्टीवेटर। Nowadays, ploughing is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator save labor and time. और आज के दिन जो प्लफिंग है वो ट्रैक्टर से होती है, ये पीछे उसका कल्टीवेटर लगा होता है, और ये टाइम को भी सेव करती है और लेबर को भी। अब नेक्स्ट है सोइंग। 1.4 सोइंग। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि अगर हम बीज नहीं बोएंगे तो क्रॉप उगेगी कैसे। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर selected. Farmer prefer to give high yield. और जो बिफोर सोइंग उस बीज बोने से पहले उसकी वैरायटी चेक करी जाती है। अगर वो ख़राब, उनको पानी में डाला जाता है। अगर वो अच्छे ठीक होते हैं तो वो नीचे फ्लोट नहीं करते, वो सैंक हो जाते हैं। अगर वो ख़राब क्वालिटी के हैं तो फिर वो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ सीड। पहली पूछती है बताती है, वन डे आई saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After few minutes some seeds started to float on top. I wonder why seeds float on water. अभी आगे देखते हैं। मैंने आपको वैसे बता तो दिया। अब एक्टिविटी 1.1। टेक अ beaker and fill half with water. Put handful wheat seed, स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम। यहाँ पे वो जो खराब सीड होंगे या खोखले होंगे वो ऊपर तैरने लगेंगे। देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर, दोज विच सिंक। जो फ्लोट करेंगे वो तो
लाइट है, और जो नीचे बैठे रहेंगे वो मतलब नीचे तैरेंगे नहीं, वो गुड क्वालिटी के हैं। अब गुड क्वालिटी के कैसे, मतलब जिसके अंदर एम्ब्रियो होगा वो भारी होगा और वो नीचे रहेगा, जिसके अंदर एम्ब्रियो ही नहीं होगा वो ऊपर रहेगा। वाई वुड बी लाइटर, और वो लाइटर क्यों है? डैमेज्ड सीड बिकम होलो एंड दस लाइटर, और जो डैमेज सीड होते हैं वो लाइट हो जाते हैं, और फिर वो लाइट हो जाते हैं, मतलब वेट में लाइट हो जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, और फिर वैसे वो फ्लोट करने लगते हैं। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज्ड वंस, और ये अच्छा मेथड है सेपरेट करने का गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। Before sowing, one of the important tasks to know about the tools used for sowing, और sowing से पहले उनके tools के बारे में देख लेते हैं। Traditional tool, the tool used traditionally for sowing seeds is shaped like funnel, और जो ट्रेडिशनल टूल है वो फनल की तरह होता है, शेप उसकी फनल की तरह होती है। द सीड आर फिल्ड इनटू फनल, और जो सीड होती है वो फनल में फिल कर देते हैं। पास डाउन थ्रू 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends descend to soil place there. और फिर जो उन पे 3 शार्प एंड्स होते हैं 3 पाइप्स में, उनमें फिर सीड्स अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो होलो होते हैं। देखो ये प्लफ, ये फनल है, ये एनिमल है। इसमें देखो 3 पाइप्स इसमें यहाँ पे हैं, देखो 1 2 3, यहाँ पे दिखाई नहीं हुई। फिर आगे देखते हैं। The seed drill. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor, और अब सीड ड्रिल का यूज होता है जो ट्रैक्टर से ड्राइविंग कर जाते हैं। These sow the seed uniformly distance and depth, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस और डेप्थ पे वो सीड को बो देती है। इट इंश्योर दैट सीड इज कवर्ड विद आफ्टर सोइंग, इट प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन फ्रॉम बर्ड सोइंग विद यूजिंग सीड ड्रिल एंड लेबर, और इनको फिर ढक देते हैं ताकि उगने के लिए और बर्ड्स इनको खा ना पाए। और सीड ड्रिल भी टाइम को भी सेव करती है और लेबर को भी। फिर भूजा पूछता है, देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट अ लिटिल प्लांट आर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस? तो फिर पहेली पूछती है, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी, व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स they are transplanted into fields manually. Some forest plants are flowering plants are also grown in nursery, और जो प्लांट्स है वो नर्सरी में भी उग सकते हैं या उगाए जाते हैं। Appropriate distance between seed is necessary to avoid overcrowding of plant, और appropriate distance between seeds वो बहुत ज़रूरी है ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स को रोकने के लिए। दिस अलाउ प्लांट टू गेट, और ये अलाउ करता है सफिशिएंट लाइट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। फिर से कंपटीशन नहीं होता कि भाई ऐसे अगर एक ही जगह पे 3-4 उगा दे तो फिर उनको सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। कोई एक ले लेता है दूसरे को नहीं मिलता, और फिर कोई एक सनलाइट ले लेता है दूसरे को नहीं मिल पाती। इसके अप्रोप्रिएट डिस्टेंस चाहिए। At time of few plants may have removed prevent overcrowding, और सीड ड्रिल उसको रोक देती है। तो फिर आगे देखते हैं। Adding manure and fertilizer, the substances which are added to soil, the form of nutrients for healthy growth of plants are called manure and fertilizer. The substances which are added to the soil in form of nutrient, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो न्यूट्रिएंट की फॉर्म में सोइल में डाला जाए
हेल्दी ग्रोथ के लिए सॉइल की या बीज की, उसको कहते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर। इसको पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं। आगे देखते हैं। बूझो फिर से पूछता है, आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। तो फिर भूजो पूछता है, आई सो हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन नेबरिंग फार्म, द प्लांट्स आर वीक वर वीक, वाई सम प्लांट्स बट अदर। तो फिर आगे अब इसका आंसर देखते हैं। सोयल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो एसेंशियल होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर इन सेम फील्ड। और जो फार्मर होते हैं वो एक बार क्रॉप उगाने के बाद उसी फील्ड में बिना फर्टिलाइजर डाले उगा देते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फैलो, इट हैपन टू न्यूट्रिएंट्स, वो अफेक्ट हो जाती है। कंटिन्यूस, देखो अब एक डेफिनेशन है। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक द soil poor in nutrients, therefore farmer have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring, और ये प्रोसेस मैन्योरिंग कहलाती है। इम्प्रॉपर ऑफ इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट वीक प्लांट्स। और अगर सही से उनको मैन्योरिंग नहीं करी जाए तो वो वीक हो जाते हैं। मैन्योर इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। और जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो ऑब्टेन करी जाती है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से। फार्मर डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स and open places and allow decompose. The decomposition is allowed by some microorganism, और decomposition microorganisms से होती है या की वजह से होती है। The decomposed matter is used to organic manure. You have already learnt about vermicomposition in class 6, आपको पता ही होगा। अब आगे चलते हैं। तो फिर एक्टिविटी 1.2, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग एंड 3 एम्प्टी ग्लास ऑन सिमिलर वेसल, mark ABC to glass A, add a little amount of soil mixed with little cow dung. In a glass B, put some amount of soil mixed with little urea and the same amount of soil in glass C, which adding anything. Now pour some water in glass, the plant seedling in them, keep in safe place, water them daily, और उसको पानी डेली देना। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व भी करना। तो फिर यहाँ पर देखते हैं। अब देखो, ए में थोड़ी सी होगी, बी में थोड़ी सी ज़्यादा, सी में नहीं, मतलब सी सबसे थोड़ा, ये भी थोड़ा, मतलब अगर ये सारे मिल कर करते तो ज़्यादा होता। तो फिर एक्सरसाइज ख़त्म। डिड प्लांट्स इन ऑल ग्लासेस ग्रो सेम पेस विद द शाफ्ट, और वो सेम पे नहीं उगे, ये थोड़ा ज़्यादा, इससे कम हुआ है और ये इससे कम हुआ है। तो फिर आगे देखते हैं। बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन विच ग्लास वाज ग्रोथ फास्टेस्ट, और वो कौन सा वो है जो फास्टेस्ट ग्रोथ करा है। फर्टिलाइजर आर द केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, और फर्टिलाइजर
वो केमिकल हैं जो रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में हैं। हाउ आर दे आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, और वो फर्टिलाइज़र मैन्योर से डिफरेंट क्यों है। फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, जो फर्टिलाइज़र है वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज़र आर यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट एंड पोटैश NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये इसकी फुल फॉर्म है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर had helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize, but excessive use of fertilizer has made soil fertile. Fertilizer have also become a source of water pollution, और fertilizer water pollution का भी source बन गए हैं। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizer with organic manure and leave yield to between the two crops। तो फिर आगे देखते हैं। The use of manure improve texture as well water retaining capacity, the replenish of soil nutrient. Another method of replenishing the soil nutrient is called crop rotation, और another method उसका है crop rotation. This is done by growing different crops, and lately earlier farmers in northern area used to grow limbs fodder in one season. Wait in the next season helped the replenishment of soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt practices. फिर आगे इन प्रीवियस क्लासेस में लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। आपको पता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है नाइट्रोजियस कंपाउंड में। और अब हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस देखते हैं। तो फर्टिलाइज़र इज मैन मेड और इनऑर्गेनिक साल्ट, और फर्टिलाइज़र वो मैन मेड है और इनऑर्गेनिक साल्ट भी हैं। मैन्योर इज नेचुरली सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक एंड प्लांट रिड्यूस, और जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो ऑब्टेन करते हैं कैटल डंक और प्लांट रेसिड्यूज से। फर्टिलाइज़र इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, जो फर्टिलाइज़र हैं वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करे जाते हैं। और मैन्योर कैन प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, और मैन्योर फील्ड्स में भी प्रिपेयर करा जा सकता है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, और जो फर्टिलाइज़र है वो कोई ह्यूमस नहीं, उसमें ह्यूमस नहीं होता है। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, और मैन्योर बहुत सारा ह्यूमस सॉइल को देता है। Fertilizer are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is really less in plant nutrient. मतलब दोनों के कोई नेगेटिव पॉइंट्स हैं और कोई पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो फिर एडवांटेज ऑफ मैन्योर। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज इट एनसेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सोइल, और ये बढ़ा देता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल में। इट मेक्स सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, और वो ये उसको पोरस बना देता है जैसे वो एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस है वो आसान बन सके। इट इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं जैसे अर्थवर्म, उनको बढ़ा देता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, और ये जो टेक्सचर ऑफ सॉइल है उसको इम्प्रूव कर देता है। सो गाइस आज के लिए ही बस इतना ही, बाकी आगे की वीडियो